गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लर्निंग। कल हम बात कर रहे थे मीनिंग एंड नेचर के बाद हमने बात की थी प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग के बाद अगला हमारा जो आज का मेन कॉन्सेप्ट है वो है टाइप ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लर्निंग तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि हम जो भी सीखते हैं सीखना ही है वो, तो उसमें टाइप्स ऑफ लर्निंग कैसे इन्वॉल्व हो सकती है। तो जो कुछ भी हम सीखते हैं वो सीखने के क्या तरीके हैं उनके बारे में हम तकरीबन नहीं जानते, क्योंकि हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है हम अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करते हैं और कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। और जहाँ पर हम सीखते हैं हम इस बात को उसको एक क्लासिफाइड नहीं कर पाते कि हमने उसको किस वे से सीखा। अब जैसे कि बच्चा घर में रहते हुए बहुत सी आदतें अपने पेरेंट्स से सीखता है, स्कूल में जब जाता है स्कूल की जो क्लास एनवायरनमेंट होता है उसमें क्लास एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखता है। हमारे जहाँ पर रहते हैं हम जिस क्षेत्र में रहते हैं एरिया में रहते हैं वहाँ के जो रीति रिवाज होते हैं वहाँ की जो सोशल नॉर्म्स होते हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ चीज़ें हम किताबों से पढ़कर सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम देखकर सीखते हैं। तो हमारे सीखने के जो एरियाज़ हैं या क्षेत्र हैं वो इतने वाइड होते हैं कि हम सीखते तो चले जाते हैं बट हम उनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि हाउ टू लर्न, हमने सीखा कैसे या वो सीखने के कौन से प्रकार में आता है। और यहाँ पर जब हम इस बात को समझ रहे हैं सीख रहे हैं कि सीखना क्या है तो हमें ये बात भी बहुत अच्छे से जाननी चाहिए कि सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ने या यूँ कहें कि शिक्षाविदों ने सीखने के अलग अलग प्रकारों के बारे में डिफ़ाइन किया है। तो मुख्य तौर पर इसमें दो तरह के प्रकार की बात की गई है। पहले बात जो रखी गई है वो ये है कि ह्यूमन बेस्ड लर्निंग एंड द सेकेंड इज़ एनिमल बेस्ड लर्निंग। क्योंकि कल हम जब बात कर रहे थे इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में तो पॉइंट आया था कि इट इज़ अ यूनिवर्सल, कि लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, कि सीखना सार्वभौमिक है। तो जब हम बात करेंगे टाइप ऑफ लर्निंग की तो उसमें पहली बात ये आती है कि इस यूनिवर्स में कौन कौन सीखता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को दो पार्ट्स में डिवीज़न किया गया कि सीखा इंसानों के द्वारा भी जाता है और जानवरों के द्वारा भी सीखा जाता है। अब सीखना था क्या, सीखने को हमने डिफाइन किया कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखना है। तो व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ व्यवहार में आने वाली परिपक्वता सीखने का सूचक है। हमारे व्यवहार में जो स्थायी वांछनीय अवांछनीय इस तरह के परिवर्तन होते हैं वो सीखने के सूचक है। तो सीखने के साथ साथ हमारे जो लाइफ है उसमें होने वाली प्रोग्रेस डेवलपमेंट वो सीखने का सूचक है। तो ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से इंसान इस दुनिया में सीखता है दूसरे जीव जंतु भी सीखते हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो जो सीखने के प्रकार थे उनको दो प्रकारों में बांटा गया। पहला मानव के द्वारा सीखा जाना, लर्न बाय ह्यूमन बीइंग, और दूसरा कहा गया लर्न बाय एनिमल्स। तो पशुओं के द्वारा सीखा जाना या मानव के द्वारा सीखा जाना। तो अब जब हम इसको डिफाइन करते हैं मानव के द्वारा सीखा जाने से मतलब क्या है कि मानव के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को मानव के द्वारा सीखे जाना कहा गया, और पशुओं के द्वारा सीखकर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को पशुओं के द्वारा सीखे जाना या पशुओं के द्वारा सीखा जाना माना गया। अब यहाँ पर जो दूसरा एस्पेक्ट है पशुओं के द्वारा सीखा जाना, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब बात आती है हमारे फर्स्ट एस्पेक्ट के बारे में, मानव के द्वारा सीखा जाना। इस पॉइंट को जरूर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो टाइप ऑफ लर्निंग है मैंने कई बार देखा है बाद में बच्चों को ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से उसको डिफ़ाइन किया हुआ है, कई जगह सिंपल है। हम अगर ध्यान से समझेंगे इस बात को तो हम इसको खुद भी राइट डाउन कर सकते हैं। वो समझने पर है हमारे कि हम इस कंसेप्ट को किस वे में सीखे हैं।
तो पहली बात इसी बात को क्लियर हो जाना चाहिए कि इस पूरी यूनिवर्स में मानव के द्वारा सीखा जाता है। अब वो सीखा कैसे जाता है, इसको आगे मेनली बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। या तो हम सीधे तौर पर ही बात कर लें कि जो सीखने के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, सोशल लर्निंग है, इमोशनल लर्निंग है, इमेजिनेटिव लर्निंग है, या क्लासरूम में सीखना है, टीचर के द्वारा सिखाया जाना है, बोर्ड के पर लिख कर समझाया जाना है, पिक्चर्स के थ्रू, साइंस सिंबल्स के थ्रू, ये सब भी सीखने की कैटेगरी में आते हैं। पर अगर हम इसको एक सिस्टमेटिक वे से सिस्टमेटिक ऑर्डर में डिफाइन करेंगे तो वो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें हमने इसको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। वो 3 टाइप ऑफ लर्नर में, जैसे कि मैंने अभी टाइप ऑफ लर्नर में 2 में डिवाइड कर दिया। पहला टाइप ऑफ लर्नर क्या है? ह्यूमन बेस्ड लर्निंग, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग एनिमल बेस्ड लर्निंग। कि टाइप ऑफ लर्नर में हम इनको 2 ही पार्ट्स में डिवीज़न कर सकते हैं कि मानव के द्वारा सीखा जाना, जंतुओं द्वारा या जीव जंतुओं के द्वारा सीखा जाना। अब उसको वहीं पर हम छोड़ते हुए जब बात आती है मानव के द्वारा सीखा जाना, उसमें आगे टाइप ऑफ लर्निंग क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, एंड द सेकेंड इज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट एक 4th टाइप है, वो है अदर टाइप्स, मतलब जो इनके अलावा है या हम खुले तौर पर जिनकी बात करते हैं वो ले सकते हैं। बट बेसिकली हमने यहाँ पर इस पॉइंट को 2 को सीखना है। अब जब ह्यूमन बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं तो पहला है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बॉडी या इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, कि इंसान जब सीखता है तो वो कैसे सीखता है। सीखने में अपनी बॉडी को इन्वॉल्व करता है। अब बॉडी को इन्वॉल्व करने में यहाँ पर उसको 2 पार्ट में वो डिवीज़न करेगा। एंड द फर्स्ट पार्ट उसमें बात करता है मोटर लर्निंग की। पहला है मोटर लर्निंग एंड द सेकंड है परसेप्चुअल मोटर लर्निंग। मैं इसको 1 बाय 1 आपको डिफाइन करूंगा बाद में। सेकंड वो बात करता है आइडिएशनल लर्निंग, विचारात्मक अधिगम। अब विचारात्मक अधिगम में उसने उसको 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवीज़न किया है। विचारात्मक में आता है सबसे पहले है परसेप्चुअल लर्निंग है, कंसेप्चुअल लर्निंग है, तीसरा वो बात करता है एसोसिएटिव लर्निंग है। तो इस तरह से वो 3 से 4, लास्ट में एसोसिएटिव लर्निंग के साथ साथ वो बात इसी में वो करेगा इमेजिनेटिव लर्निंग के बारे में। तो इमेजिनेटिव लर्निंग की बात करता है। तो यहाँ पर अगर हम इस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स को समझ जाते हैं तो जो टाइप ऑफ लर्निंग का एक मेन फैक्टर है वो हमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। अब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर में देयर आर द बेसिक 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। फर्स्ट इज, अगर हम इसमें बात करते हैं वो होता है कॉग्निटिव डोमेन्स या कॉग्निटिव है, इफेक्टिव है, द साइकोमोटर डोमेन्स है, जिसे हम कॉग्निटिव में संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक या एटीट्यूडनल लर्निंग कह सकते हैं, और द थर्ड होता है इसमें स्किल बेस्ड लर्निंग, उसमें स्किल बेस्ड की बात कह सकते हैं। तो अगर हम इन 2 टाइप्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो जो टाइप ऑफ लर्निंग का पॉइंट है वो हमें ईजिली क्लियर हो जाता है। और द लास्ट में अगर हम 4th की एक बात करते हैं तो वो जो एस्पेक्ट फालतू बचते हैं, 4th में हम अदर कंसेप्ट को लेके चलते हैं। अदर कौन कौन से होंगे? वो देर आर बेसिकली हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल लर्निंग को ले सकते हैं, सोशल लर्निंग को ले सकते हैं, या ग्रुप लर्निंग को ले सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी लर्निंग को ले सकते हैं। जो भी कहीं पर हम एक ट्रायल एंड एरर बेस्ड लर्निंग है उसको ले सकते हैं। एसोसिएटिव लर्निंग की बात हो चुकी है। तो टाइप ऑफ लर्निंग बहुत से हैं, बट अगर हम उनको एज ए सिस्टमेटिक ऑर्डर में डिफाइन करेंगे तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आप बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसको 1 बाय 1 आपको क्लियर कर देता हूँ कि इनके कहने का मतलब क्या है। जैसे कि हम सबसे पहला जो पॉइंट है वो जान चुके हैं, देयर आर बेसिक 2 टाइप ऑफ द लर्नर, ह्यूमन बेस्ड लर्निंग, या दूसरी जो पॉइंट की बात हुई है वो है एनिमल लर्निंग, कि मनुष्य के द्वारा सीख कर उसके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन मानव परिवर्तन है या मानव आधारित सीखने का परिणाम है। दूसरा एनिमल की जब आप बात करते हैं कि जीव जंतुओं के द्वारा जब सीखकर उनके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है तो उसको एनिमल बेस्ड लर्निंग कही जा सकती है। अब मेन आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। जब हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम थोड़ा अच्छे से डिफाइन करते हुए करते हैं। तो ह्यूमन बेस्ड लर्निंग में जब
बॉडी ऑर्गन्स की बात आती है तो सबसे पहले आता है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग से क्या मतलब है, मैं इसको लाइन को पढ़ के आपको उसको क्लियर करता हूँ। इस प्रकार के अधिगम के अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से साधारण आदतों को अर्जित किया जाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जीन पियाजे ने इसके बारे में बहुत अच्छे से अपने एस्पेक्ट्स में क्लियर किया है, यहाँ हम ज़्यादा बारीकी में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम सिंपली मोटर लर्निंग की बात कर रहे हैं, मोटर लर्निंग का मतलब होता है गति अधिगम या संवेदी गति अधिगम। जो हमारी ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिनके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जब हम उनकी हेल्प से कुछ सीखते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ जो सेंस ऑर्गन्स हैं, बेसिकली आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इस 5 बेसिक सेंस ऑर्गन्स मानी गई हैं, जिनके थ्रू एक बच्चा या बड़ा हर कोई व्यक्ति सीखने की शुरुआत करता है। एक छोटा बच्चा, नवजात शिशु जिसने सीखना शुरू किया है, उसकी जो सबसे पहली सीखने की स्टेज होती है, उसमें वो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सीखता है। सेंस ऑर्गन्स में क्या है, आँखों से देखना, उसके बाद सूंघना, चखना और महसूस करना, ये वो सेंस ऑर्गन्स है जिससे उसके सीखने की पहली स्टेज शुरू होती है। तो यहाँ पर जब हम सीखने के टाइप में लेते हैं तो सबसे पहला टाइप ही सेंस ऑर्गन्स के बारे में आता है, या यूँ कहें कि मोटर लर्निंग के बारे में आता है। और मोटर लर्निंग में जो पॉइंट है वो सेंस ऑर्गन से है। जब इसमें हम बात देखिए, एक जो छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, चाहे वो 10 दिन का ही है, 10 दिन से भी अगर हम छोटे बच्चे की बात करें, 1 दिन 2 दिन के बच्चा भी है, वो भी इस चीज़ को सूंघ कर महसूस कर लेता है अपनी माँ को पहचानते हुए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उठाता है तो उसके रोने की आवाज़ आती है, वो रोता है। अगर उसकी माता उसे उठाती है तो सूंघ के उसको सुगंध से ये पता लग जाता है कि वो उसकी माँ है। तो यहाँ पर एक जो छोटा बच्चा है उसने भी सीखना शुरू कर दिया है, किससे? अपनी जो उसकी सेंस ऑर्गन्स है। बट यहाँ हम थोड़े बड़े बच्चे की बात कर रहे हैं या थोड़े बड़े पर्सन की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो उसका सीखना है, उसमें जो मोटर लर्निंग की बात की गई है, उन्होंने कहा है कि अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आदतों को अर्जित करना। अब किस तरह की आदतें? जैसे 3-4 साल का बच्चा क्रैक में जाना शुरू करता है, वहाँ पर जाकर सामान्य जो खेलने की आदतें सीखता है, खेलना सीखता है, तो वो जो आदतें हैं या उस तरह की जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सीखनी हैं, वो इस कैटेगरीज में आती हैं। इसमें जैसे वही खेल के कौशलों की बात कही गई है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें प्रत्यक्ष परसेप्चुअल मोटर लर्निंग। इसी का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है परसेप्चुअल मोटर लर्निंग। अब परसेप्चुअल मोटर लर्निंग से मतलब क्या है? हिंदी में इसको कहा गया है प्रत्यक्ष संवेदी अधिगम। परसेप्चुअल मोटर लर्निंग में वो बात करते हैं कि इसमें बच्चा कुछ जटिल प्रकार के कौशलों को अर्जित करता है। अब एक तो पहले वाले थे, सिंपल है, साधारण है, इसमें थोड़े से जटिल कॉम्प्लेक्सेबल कॉन्सेप्ट को वो सीखना शुरू करता है विद मोटर एक्टिविटीज़। साइकिल चलाना सीखना, लिखना सीखना, डांस करना सीखना और लिखने की प्रैक्टिस करना, इस तरह की वो गतिविधियों को अपने व्यवहार में अर्जित करता है, जिसको कि परसेप्चुअल प्रत्यक्ष रूप से संवेदी मतलब जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने व्यवहार में अर्जित करके सीखने की बात करता है। ये जो कंसेप्ट की बात की गई है, ये उससे थोड़े बड़े बच्चे तक के स्तर की बात कही गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडिएशनल, जो हमने ये जो सेकंड पॉइंट लिया है आइडियल, ये पहला और दूसरा था, और सेकंड जो आइडियल है, आइडियल में जो मेन 4 कॉन्सेप्ट रखे गए हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे इसमें। अब आइडिया से क्या मतलब है? विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में यहाँ पर बात करते हैं मानसिक जो सहचर्या या मेंटल एसोसिएशन के हेल्प से जिन चीज़ों को हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि यह व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति का अधिगम होता है। देखिए, जो आइडिएशनल है इसमें सारा जो कॉन्सेप्ट है वो विचारों पर आधारित होता है। जब वो पहले वाले 2 की कंसेप्ट की हमने बात की है, उसमें हमने बात की है 3 से 4 साल के बच्चे की, दूसरे में हमने बात की है 4 से 6 साल तक के बच्चे की। अब जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो विचारों को समझने लगता है, एक लाइन के जो उसके
क्वेश्चनों के जवाब देने हैं वो एक लाइन तक बढ़ जाते हैं, या यूँ कहें कि वो अपनी बात कहने की योग्यता शुरू हो जाती है उसमें, तो ये उसके बाद की बात है। क्योंकि इसको आइडिएशनल, जब वो बच्चा अपने विचार प्रस्तुत करने लगता है कि मैं कहता हूँ कि हम ये काम ऐसे कर लें। देखो, अगर आपने बच्चों के व्यवहार को ऑब्जर्व किया हो तो जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसके सोचने का दायरा बढ़ता जाता है, उसी के हिसाब से उसकी जो वर्ड वोकेबलरी है वो इम्प्रूव होती है। वो अपनी बातों को कहना, दूसरे की बात को अच्छे से समझना, समझते हुए शब्दों को जानना भी इसका क्या मतलब है। तो एक जो बच्चे के समझने की पावर होती है वो थोड़े बड़े से काफ़ी तेज होती है, और यहीं पर ये जो 6 से लेकर 12 तक की एज होती है इसमें बच्चे के दिमाग का सबसे तेज़ी से विकास होता है। तो यहाँ पर जब विचारात्मक अधिगम की बात करते हैं या आइडिएशनल लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग ऊपर भी आ गया है पर वो परसेप्चुअल मोटर लर्निंग था, यहाँ पर है परसेप्चुअल लर्निंग, प्रत्यक्ष अधिगम। अब प्रत्यक्ष अधिगम से मतलब क्या है, यहाँ पर बच्चा पूर्णतः ज्ञान इंद्रियों, मिनटी से जो सेंसेस हैं, ठोस पदार्थों, बोले गए शब्दों, लिखित चिन्हों या चित्रों के माध्यम से जो चीज़ें सीखता है। अब बच्चों को जब टीचर क्लास में कुछ भी करवाता है तो आपने देखा होगा कि जो छोटे क्लासेस हैं उसमें बुक्स में पिक्चर्स बहुत होती हैं। उन पिक्चर्स से सीधा सा मतलब क्या है कि बच्चा उस तरह के विचारों को अपने माइंड में इमेजेस के थ्रू जनरेट कर सके। जैसे जैसे, अब ये भी आपने चीज़ नोटिस की होगी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाएगा उसकी किताबों का स्वरूप बदलता जाएगा, उसमें इमेजेस कम होती चली जाएंगी और जो सब्जेक्टिव मटेरियल है वो बढ़ता चला जाता है। छोटी क्लास में मटेरियल कम होगा, पिक्चर्स अच्छी होंगी, अट्रैक्टिव होंगी, कलरफुल होंगी, जिनसे देखकर उसको उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में उसके माइंड में कॉन्सेप्ट बनता चला जाता है। तो यहाँ पर साथ में जो, अब इसमें हम जैसे बच्चे को कहीं घुमाने ले जाया जाता है उस तरह के विचार भी उसके, जैसे घूमने गए, घूमकर बच्चों ने क्या सीखा, डायरी राइटिंग, डायरी तैयार करते हैं या अपने विचारों को एक पेज पर लिख के बताते हैं कि हम वहाँ गए, हमने ये चीज़ें देखी। तो इस तरह के देखने के बाद जो विचार उनके दिमाग में आते हैं उसे विचारात्मक अधिगम कहा गया है। दूसरा इसमें है कंसेप्चुअल लर्निंग। अब कंसेप्चुअल लर्निंग को एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग भी कहा गया है, अमूर्त अधिगम भी कहा गया है। अमूर्त अधिगम से क्या मतलब होता है, वो विचार जो विचारों तक जो अमूर्त हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। अब जैसे मान लीजिए एक क्लास में टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा है, हिस्ट्री पढ़ाते हुए वो जो कॉन्सेप्ट है उनको एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली अपने माइंड में व्यू करना होता है। वो जो पुराने समय की बातें हैं जिनको हम पढ़ते हुए अपने माइंड में सोच रहे हैं वो एक तरह के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं। या यूँ कहें कि जब मैथ में हम कोई सम सॉल्व करते हैं उस समय टीचर इस बात को क्लियर करता है कि मान लीजिए ऐसा, तो वो मान लेने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बेस्ड होते हैं। तीसरा है, इसमें उन्होंने बात की है एसोसिएटिव की, सहचर्यात्मक अधिगम। एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ पढ़ाई जाती है तो उसको दूसरी चीज़ के साथ जोड़कर उसको करना सिखाया जाता है। इसको हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अब बच्चों को साइंस में पढ़ाते हुए टीचर लैब का इस्तेमाल करता है, एसएस में पढ़ाते हुए चार्ट मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी चीज़ बच्चे को पढ़ाते हुए किसी दूसरी चीज़ की सहायता से उनके माइंड में उस तरह के विचारों को बनाने का काम किया जाता है। इसको प्रयोग के द्वारा कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत सूचनाओं का एक निर्धारित क्रम जोड़ना शामिल होता है। जब हम इसकी बात करेंगे, एसोसिएटिव लर्निंग की बात करेंगे, तो इसमें जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो एक सिस्टमेटिक वे से उस कॉन्सेप्ट को उसके सामने रखता है। मान लीजिए कोई प्रयोग है, प्रयोग करना है, तो वो भी एक सिस्टम में चलेगा और बच्चे उस चीज़ को बेहतर ढंग से स्टेप दर स्टेप सीखते चले जाएंगे, उस चीज़ को अच्छी तरह से सीख जाएंगे। 4th नंबर पर है इमेजिनेटिव लर्निंग। इमेजिनेटिव लर्निंग में बात आती है जिसमें भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बातों को, चेतना को एक निश्चित स्तर पर या स्वरूप मिल जाने पर एक इमेजिन या कल्पना शक्ति का विकास होता है। आपने एक बात नोट की होगी कि 5वीं 6ठी क्लास तक
जो बच्चे हैं वो प्रस्ताव पढ़ते हैं, प्रस्ताव लिखते हैं, हिंदी में निबंध लिखते हैं। 7वीं 8वीं क्लास में जो निबंध आता है वो कई बार ना ऐसा होता है कि जो सिलेबस है उसमें नहीं होता, उससे बाहर होता है, करंट टॉपिक पर भी हो जाता है, भी आप अपने विचार प्रस्तुत करें। तो कहने का भाव ये है कि जब 8 साल का 8वीं मतलब 13-14 साल का बच्चा हो जाता है, 15-16 साल तक पहुंच जाता है, तो उसमें अपने विचारों की एक शक्ति पैदा हो जाती है। वो इमेजिन करने की एक जो पावर है वो उसमें आने लग जाती है। वो अपनी बातों को अपने शब्दों में पिरोकर लिखने के योग्य हो जाता है। तो जो इन्वॉल्वमेंट होता बॉडी ऑर्गन्स में हमने बात की है, पहला था मोटर एंड द परसेप्चुअल लर्निंग, दूसरा है आइडियल लर्निंग है, वो सबसे मेन है। अगर वो आपको क्लियर हो जाता है तो टाइप ऑफ लर्निंग में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टाइप ऑफ लर्निंग में हमने बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट की बात की है। सबसे पहले था जो कॉन्सेप्ट है वो था आइडियल में परसेप्चुअल लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग, एंड द थर्ड इज एसोसिएटिव लर्निंग, एंड द फोर्थ इज इमेजिनेटिव लर्निंग। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। अब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर में बेसिकली 3 पॉइंट्स की वो बात लेके चलते हैं। पहला होता है कोग्निटिव, जिसे संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं या अधिगम की बात करते हैं। दूसरा है एटीट्यूडनल या दृष्टिकोण या अभिवृत्तात्मक अधिगम की बात करते हैं। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो है स्किल बेस्ड की बात है। इसमें क्या बात कही गई है, इस प्रकार के अधिगम का संबंध ज्ञान, संप्रत्यों और उनमें आपसी संबंधों से है। देखिए, जब भी एक टीचर क्लास में कोई कॉन्सेप्ट करवाता है तो वो 3 पैरामीटर पर उसको फाइंड आउट किया जाता है। पहला, बच्चों ने क्या सीखा, उसके दूसरा जो कोग्निटिव, दूसरा है एटीट्यूडनल, उससे उनके मन में किस तरह के भाव पैदा हुए, तीसरा कौशलात्मक, उसको वो अपने व्यवहार में कब शामिल करेंगे या उसको किस प्रकार से शामिल करके उसको प्रदर्शित करेंगे। तो जब भी कोई कॉन्सेप्ट सीखेंगे, चाहे आप अपना जो आपके टीचिंग पेपर हैं, टीचिंग पेपर में हर एक बच्चे के पास 2 टीचिंग पेपर होंगे, एक जिस भी तरह के लिए होंगे, तो उसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट जैसे ही कंप्लीट होती है तो उसमें वो डोमेन्स की बात करता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में बेसिकली वो इसी बात के बारे में बात करेंगे। देयर आर मेन 3 बेसिक पॉइंट्स हैं, कोग्निटिव है, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, जिसको आपने ब्रीफ में पढ़ना है। तो जब भी आप क्लास में कभी बच्चों को कुछ पढ़ाते हुए आप मेन 3 पॉइंट एस्पेक्ट्स पे बात करते हो। पहले तो वो जो सिखाया गया है उसका ज्ञानात्मक पक्ष क्या है, बच्चे ने सीखा क्या। दूसरा, उसमें किस प्रकार की अभिवृत्ति जागृत हुई, उसने उसको किस वे से, किस एटीट्यूड से रिसीव किया। एंड द थर्ड इज, उसमें किस प्रकार के कौशल का विकास हुआ। तो ये भी तीनों एस्पेक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पर काउंट होते हैं। तो इसमें मैं बात करता हूँ, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, उन्होंने कहा इसका संबंध ज्ञान, संप्रत्यों और उनके आपसी संबंधों से है। स्कूल में सभी विषय इसी के आधार पर पढ़ाए जाते हैं। दूसरी बात करते हैं एटीट्यूडनल की, अभिवृत्तात्मक अधिगम। इसमें अभिवृत्तात्मक में दृष्टिकोण मानव के मूल्य मानव व्यवहार द्वारा सीखे जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं, और इसके विकास अपने समूह के साथ संबंधों के विकास के दौरान पैदा होता है। इसमें जो अभिवृत्ति की बात करते हैं, जब हम सीखते हैं तो बच्चे में किस प्रकार की अभिवृत्ति, दृष्टिकोण कैसा पैदा होता है, उस पर बात आती है। और तीसरा है कौशल के द्वारा सीखना। कौशलों में हम बात कर लेते हैं, जो बात है कि जब भी हम कुछ सीखते हैं, अगर हम उसको अपने व्यवहार में प्रदर्शित नहीं करते हैं तो वो किसी प्रकार का अधिगम हुआ ही नहीं। देखो, जब हमने इसकी बात की थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में उसने कहा था एक्टिव इज लर्निंग बेस्ड, लर्निंग इज एक्टिव बेस्ड, कि जो सीखना है वो सक्रिय अधिगम है। मतलब जब तक हम उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, कुछ सीखते नहीं हैं, उसको कौशल के रूप में प्रदर्शित नहीं करते, तो अर्थात हमने कुछ भी नहीं सीखा। अगर हमने सिर्फ विचार लिए हैं, उनको अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, बट उनको हमने कभी यूटिलाइज ही नहीं किया, यूज़ ही नहीं किया, उनका हमें कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, हमने उसको अपने व्यवहार में प्रदर्शित ही नहीं किया, ऑब्वियसली वो हमारा सीखा हुआ किसी काम नहीं है। तो जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उसको अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं, और व्यवहार में होने वाला प्रदर्शन ही आपके सीखने का आधार है। ये इस बात को डिक्लेयर करता है कि आपने क्या सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 पॉइंट में अदर पे। अदर में देयर आर बेसिकली 3 से 4 पॉइंट इसमें हम रखते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं बात करेंगे, क्योंकि अगर इसको भी आप क्लियर कर लेते हो तो भी अपने आप में बहुत बेनिफिशियल है। अदर में हम बात कर रहे हैं बौद्धिक इंटेलेक्चुअल अधिगम,
जिसमें हम बुद्धि के आधार पर, मानसिक योग्यताओं के आधार पर नए विचारों को सीखते हैं। तर्क वितर्क करना, तर्क वितर्क के आधार पर किसी पॉइंट्स को सीखना, समझना और अपने विचारों को जाहिर करना। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि इसमें जैसे मान लीजिए टीचर के द्वारा बच्चों के सम्मुख किसी समस्या का प्रदर्शन किया जाता है। अब यहाँ पर बच्चों को एक समूह में बिठाया जा सकता है। समूह में बैठकर पहले किसी समस्या को सोल्व करना सिखाया जाता है। उसके बाद दूसरे एस्पेक्ट में टीचर के द्वारा बच्चों को जो समस्या है उसको किस प्रकार से सोल्व करते हुए आधी समस्या बच्चों के सम्मुख रखी जाती है और बच्चे अपने योग्यता के आधार पर मिलकर उस समस्या को समाधान ढूंढते हैं। तो इस प्रकार उसमें बच्चे में समस्या समाधान की योग्यता पैदा होती है, वो भी अपने आप में एक सीखना है। सोशल लर्निंग की बात करते हैं। सोशल लर्निंग से क्या मतलब है, जो कुछ हम अपने समूह में रहकर, समाज को देखकर, परिवार में रहकर इस तरह की जो भी हम व्यवहार सीखते हैं वो सामाजिक अधिगम में काउंट होते हैं। एकेडमिक लर्निंग, एकेडमिक को शैक्षिक अधिगम कहा गया है। अब जो भी हम स्कूलों में जो हमारा सीखने में किताबों का रोल है, टीचर का रोल है, ट्रेनर का रोल है, स्कूल का रोल है, जो भी हमें सिखाने में अपना अपना हेल्प देते हैं, उन सब को हम शैक्षिक अधिगम के तौर पर मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर इसको हम वाइडर एस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो ये पूरी दुनिया हमारे लिए एक स्कूल की तरह है और हम इसमें कुछ ना कुछ सीखने लगे हुए हैं और हर समय हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब सीखने में कोई भी प्रकार हो सकता है जिनकी अभी हमने बात की है। हम इंसान की जो नेचर है वो व्यक्तियों द्वारा भी सीखता है, जानवरों से भी सीखता है, नेचर के द्वारा भी सीखता है। तो उसके सीखने में एस्पेक्ट ये आ जाता है कि जब वो सीख रहा है तो वो किसी न किसी चीज़ को के हिसाब से सीख रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम इस बात को अब यहाँ कंप्लीट करते हैं। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि टाइप ऑफ लर्निंग क्या है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।